हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर सब कुशल मंगल होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी सेशन को एक बार शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज के क्लास नंबर 10 है। इससे पहले 9 क्लास आप सभी को करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर वो सभी क्लास कर सकते हैं। इस क्लास के साथ साथ में आप सभी अपने मॉक टेस्ट भी करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.cccbyfirst.com से कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट वहाँ पर दिए गए हैं। और आप सबको बता दें, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप सभी के लिए महा डिस्काउंट ऑफर आ चुका है। अगर आप सभी सितंबर बैच ज्वाइन करते हैं या फिर अक्टूबर बैच ज्वाइन करते हैं तो दोनों बैचेज पर आप सभी को इस ऑफर का लाभ मिल जाएगा। आपको पता है बैच का प्राइस होता है 899, लेकिन ये बैच आप सबको दिया गया था 450 रुपये में। बट अभी इस बैच का प्राइस हो गया है 349 यानी 349 रुपये। तो आप सभी CCC का अक्टूबर का बैच भी 349 में ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ सितंबर का करना चाहते हैं तो सितंबर भी 349 में ज्वाइन कर सकते हैं। सितंबर बैच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसमें सभी क्लास हो चुके हैं। अब आप सभी यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास कर पाएंगे और अगर आप दिन में 2-3 क्लास कर सकते हैं तो अभी भी इस बैच में जितना भी कंटेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम से पहले पहले। बाकी यहाँ पर जो भी हमारी ई बुक्स हैं वो हमने अपडेट कर दी हैं, तो आप ई बुक भी यहाँ से पढ़ पाएंगे। अक्टूबर बैच के अंदर लाइव क्लास शाम को 6 बजे होती है, तो 6 PM पर आपकी लाइव क्लास चलती है और 5 बजे शाम को 5 PM पर रिकॉर्डेड क्लास आपकी अपलोड की जाती है। तो इसमें 2 क्लास होते हैं, एक रिकॉर्डेड रहता है जिसमें थ्योरी क्लास होती है और एक लाइव रहता है जिसमें MCQ क्लास रहती है। ठीक है, इसका प्राइस रखा गया है अभी डिस्काउंट के साथ आपको दिया गया है 349 रुपये में। बट हमारी तरफ से हमने एक और डिस्काउंट आपको दिया है, एक एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे कर दिया है, 10% डिस्काउंट और दे दिया गया है। ये स्पेशल आप सबके लिए है। कैसे? तो यहाँ पे देखो 450 का 349 रुपये किया गया है, बट इस पर भी आप सभी को 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। आप हैप्पी राखी आपको लिखना है एक में मिला करके, जैसे यहाँ लिखा गया है हैप्पी राखी। तो जब आप बाय नाउ करेंगे वहाँ पर एक कूपन का भी ऑप्शन आ रहा होगा, अप्लाई कूपन लिखा होगा, उस पर क्लिक करना और उसके अंदर आपको हैप्पी राखी एक में मिला के लिखना है, अप्लाई करना है। तो 349 रुपये से भी कम प्राइस हो जाएगा, यानी 349 पर 10% और ऑफ हो जाएगा और इस बैच को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कूपन कोड सितंबर बैच पर भी काम करेगा और अक्टूबर बैच पर भी काम करेगा। ठीक है, तो हैप्पी राखी आपको यूज़ कर लेना है, बट याद रहे ऑफर लिमिटेड टाइम तक ही रहेगा। सो समय रहते ही आप इस बैच में अपना एडमिशन ले लीजिएगा और जो क्लास हैं उनको आप देखना शुरू कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर, और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं CCC बाई फर्स्ट और वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें और पेड कोर्स में जाके आप अक्टूबर या सितंबर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया है, जब आप बाईं माउस कुंजी को दबाते हैं या दबाकर रखते हैं और माउस को स्लाइड के चारों ओर घुमाते हैं तो ये क्या कहलाता है? देखो, माउस के बाएं बटन को दबा लिया, मीन होल्ड कर लिया, और होल्ड करने के बाद अब आप स्लाइड पर घुमाते हैं तो इसको आप क्या बोलेंगे? मूविंग बोलेंगे, ड्रैगिंग बोलेंगे, सेलेक्टिंग या हाईलाइटिंग? बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से जवाब करेंगे सभी बच्चे। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, जब हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके और माउस को मूव कराते हैं तो इसको कहा जाता है ड्रैगिंग। ठीक है ना, माउस को हम ड्रैग कर रहे हैं। तो ड्रैग कब करते हैं? जब माउस का बटन दबा लेते हैं और खींचते हैं माउस को, तो ये ड्रैगिंग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। दूसरा सवाल क्या कहता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो नेम बॉक्स होता है उसमें क्या डिस्प्ले होता है? कॉलम का नाम, सेल का एड्रेस, सीट का नाम, या इसमें से कोई नहीं? तो जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में होते हैं, और चलिए हम यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी आपको लेकर चलते हैं, एक बार समझा देते हैं विद प्रैक्टिकल, ताकि आसानी से आप लोगों के समझ में आ पाए। अब यहाँ पे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में आ चुके हैं, आप सबको स्क्रीन दिख रही होगी। आप यहाँ देखोगे जो हमारा फार्मूला बार होता है इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं? यही आपका नेम बॉक्स होता है। इस नेम बॉक्स में क्या डिस्प्ले होता है? जो सेल होता है उसका नाम।
जैसे सेल हमारा एक्टिव कौन सा है, ये वाला एक्टिव सेल कैसे जानोगे, देखो ये इसका बॉर्डर थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया है ना, हाईलाइट हो गया। तो इस सेल का जो नाम है वो यहाँ दिख रहा है, C13 इसका नाम है, वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो देखो जैसे मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो C कॉलम हमारा है और इधर 2 है, तो C2 इसका हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, C2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ क्लिक कर देते हैं तो ऊपर कॉलम B है और रो कौन सा है, 1 है, तो B1 इसका नाम हो जाएगा। तो जिस सेल पर आप क्लिक कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ B1 पर कर देते हैं, देखो यहाँ पे तो ये B1 आ गया। ऐसे यहाँ कर देते हैं तो ऊपर C इधर 3 नंबर है, तो C3 हमारा कॉलम का हमारा सेल का नाम हो गया है। तो इसमें नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस डिस्प्ले किया जाता है, जो सेल का एड्रेस होता है वो आपको नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो लिब्रियोफिस कैल्क के नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होता है, सेल का एड्रेस डिस्प्ले होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला सवाल, और ध्यान रखना है सेल का एड्रेस कैसे बनता है, इसमें भी एक सवाल बनता है आपके एग्जाम में कि सही एड्रेस कौन सा है। तो हमेशा याद रखना है कॉलम को लेटर से दर्शाया गया है, जैसे बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो कॉलम बी और रो हमारा 5, ये हमारा एक सेल का एड्रेस बन गया है। V5 एक सेल का एड्रेस बन गया है। ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर A और B दिया जाए, AV5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। पहले लेटर होगा, बाद में नंबर होगा। ओके, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन चाइना में उपयोग किया जाता है, चाइना में कौन सा सर्च इंजन इस्तेमाल किया जाता है। बाइडू दिया गया है, गूगल दिया गया है, बिंग दिया गया है और याहू दिया गया है। तो करिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चाइना में कौन सा सर्च इंजन इस्तेमाल किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला बाइडू। याद रखना है बाइडू सर्च इंजन चाइना में इस्तेमाल होता है और ऑलमोस्ट पूरे चाइना में 75% से ज़्यादा वाइडू का ही इस्तेमाल होता है। 75% से ज़्यादा वाइडू का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी काफ़ी पॉपुलर है ये सर्च इंजन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, OLX किस पर आधारित है। यहाँ पे OLX पूछा है किससे संबंधित है या किस पर आधारित है। अगर हम ई कॉमर्स के मॉड्यूल की बात करें तो अलग अलग हैं, जैसे आपने देखा होगा B2B होता है ना, बिजनेस टू कस्टमर होता है, B2C बिजनेस टू कस्टमर होता है, B2B बिजनेस टू बिजनेस होता है, C2B कस्टमर टू बिजनेस होता है, C2C कस्टमर टू कस्टमर होता है। तो यहाँ पे OLX जो होता है वो C2C में ही शामिल है, कस्टमर टू कस्टमर। यहाँ पे कस्टमर भी अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर सकता है और परचेज कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अगर हम अमेजोन की बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार का B2C है, बिजनेस टू कस्टमर है। ठीक है, और जहाँ पर दो बिजनेस आपस में ही व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, तो वहाँ पर B2B हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। जैसे बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो किसी भी जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट से परचेज़ करती है या दूसरी कंपनी से परचेज़ करती है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको कार का देते हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एक मारुति कार है, तो वो मारुति कार जो कंपनी है वो क्या करती है, मारुति कार बनाती है, बट वो टायर नहीं बनाती है। तो टायर क्या करती है, वो टायर MRF से लेती है। तो MRF से टायर परचेज किया मारुति कार कंपनी ने और उसमें टायर फिट करेगा, तब वो मार्केट में लॉन्च करेगी। तो यहाँ MRF कंपनी और मारुति कंपनी के बीच में भी क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, बट कैसा, B2B, दोनों बिजनेस हैं, तो बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल का जवाब करिएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्न में से शब्द के ऊपर लाइन को क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से शब्द के ऊपर लाइन को क्या कहते हैं। मान लिया कोई शब्द है और उसके ऊपर लाइन है, तो आप इसको अपर लाइन के नाम से बोलोगे, आप इसको लोअर लाइन बोलोगे, आप इसको ओवर लाइन बोलोगे। तो आप क्या नाम दोगे। आप कोई भी शब्द है, कोई वर्ड है, उसके ऊपर कोई लाइन आपने दी है, उसको आप अपर लाइन नहीं कहोगे। हालांकि आपको लगेगा कि सर ये भी तो ठीक हो सकता है, नहीं, यहाँ ओवर लाइन होता है। क्योंकि देखो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको लगता है कि सर ये भी तो हो सकता था, हाँ बट हो सकता है, लेकिन आपके वर्ड प्रोसेसर में जब आप इस कमांड का यूज़ करते हैं वहाँ पर ओवर लाइन ही लिखा गया होता है, तो उन्होंने इसका नाम ओवर लाइन ही रखा है। अब मानते हैं कि अपर लाइन कर सकते थे बट नहीं रखा, ओवर लाइन रखा, तो अब आपको ओवर लाइन ही बताना पड़ेगा। ऐसे ही एक और सवाल होता है, जैसे कहते हैं ना कि वेबसाइट पर जब आप विजिट करते हैं तो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको कहा जाता है सही भाषा में होम पेज। पहला पेज को क्या कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है। आप अगर फर्स्ट पेज कहें तो आप बोलेंगे सर गलत थोड़ी है भाई, वेबसाइट है उसका पहला ही तो पेज है, फर्स्ट पेज ही तो है।
तो ये गलत नहीं है, लेकिन सही भाषा में इसका नाम होम पेज ही रखा गया है, तो आपको होम पेज ही कहना पड़ेगा, है ना। वैसे आप फर्स्ट पेज कर सकते हैं, आप मेन पेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य पेज होता है। भाई होम पेज ही तो मुख्य पेज होता है, जहाँ पर सभी लिंक्स मिलते हैं, बाकी के पेजेस पर जाने के बहुत सारे लिंक वहाँ पे दिए होते हैं, है ना, तो वो मेन पेज होता है। तो आप कह सकते हो कि सर मेन पेज होता है, लेकिन नहीं, उसका एक नामकरण कर दिया गया है, उसको बोला गया है कि नहीं भाई ये होम पेज ही कहलाएगा, तो होम पेज ही कहलाएगा। तो आप होम पेज पर ही टिक मारेंगे तभी सही निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमको लगता है कि ये वाला भी हो सकता है, लेकिन नहीं, उसका एक सही नाम रखा गया होता है, वही आपको बताना है। तो वैसे यहाँ पे ओवरलाइन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न में से किस कमांड का उपयोग यूनिक्स में बैकअप करने के लिए किया जाता है। यूनिक्स में बैकअप के लिए, ठीक है, तो बैकअप के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर आपका। बहुत शानदार प्रश्न है और सभी को जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। बैकअप के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे CPIO कमांड यूज़ करते हैं बैकअप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका CPIO कमांड हो जाएगी बैकअप के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का आपको जवाब करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, और क्या पूछा है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग से क्या आशय है। ट्विटर पर ट्रेंडिंग से क्या आशय है। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्वीट को ट्रेंड कराया जाता है, बहुत सारे ट्वीट ट्रेंड कर जाते हैं। वो क्यों ट्रेंड कर जाते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बार डिस्कस किया जाता है, यानी यहाँ पे हैशटैग का यूज होता है। और जिस पोस्ट पर, जैसे आपने पोस्ट करी, आपने ट्विटर पर कोई पोस्ट डाली और आपने एक हैशटैग यूज़ कर लिया, जो हैशटैग आप यूज़ कर देंगे, अब जितने भी लोग पोस्ट करेंगे उस हैशटैग का यूज़ कर करके पोस्ट किए जा रहे हैं, तो किसी एक टॉपिक पर ज़्यादा बार डिस्कस हो रहा है। और जब किसी एक टॉपिक पर ज़्यादा बार डिस्कस होगा तो वो क्या करेगा, ट्रेंड करेगा। तो ट्रेंड का मतलब यही है कि जो सबसे ज़्यादा बार डिस्कस किया जाए, जिसकी ज़्यादा चर्चा की जाए, वही तो ट्रेंड करेगा। तो ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विंडो 10 की स्क्रीन में टास्क बार को निम्न में से किस स्थान पर सेट नहीं किया जा सकता है। आपसे सवाल ये पूछा है कि भाई विंडो 10 की स्क्रीन है, यानी विंडो 10 है, और विंडो 10 में जो टास्क बार होता है, वैसे तो टास्क बार बाय डिफ़ॉल्ट सबसे बॉटम में होता है, बट ये कह रहे हैं कि कहाँ पर हम इसे नहीं सेट कर सकते हैं। तो बॉटम में तो होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, टॉप पर भी हम कर सकते हैं, लेफ्ट में भी कर सकते हैं, हम सेंटर में नहीं कर सकते हैं। तो सही जवाब यहाँ पे सेंटर होगा, यानी हम टास्क बार को बीचों बीच में सेंटर में नहीं लगा सकते हैं। टॉप पे लगा सकते हैं, बॉटम में होता ही है, राइट में लगा सकते हैं, लेफ्ट में भी लगा सकते हैं। टास्क बार पे क्लिक कर लेना, प्रॉपर्टी पे चले जाना, वहाँ से आप चेंज कर पाओगे। क्वेश्चन 9 कहता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है। जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में होते हैं और किसी सेल में कुछ लिख रहे होते हैं, उसी सेल में, जैसे यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, इसी सेल में हमने लिखा और इसी सेल में हम नई लाइन में लिखना चाह रहे हैं, एंटर करते ही तो वो अगली सेल में लेके जा रहा है, लेकिन हम उसी सेल में न्यू लाइन में लिखना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो कंट्रोल के साथ में एंटर करना पड़ेगा। कंट्रोल एंटर से हम न्यू लाइन में आ सकते हैं। अब चलिए हम इसको फिर से एक बार विद प्रैक्टिकल समझा देते हैं ताकि आसानी से आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि विजिबल हो आपको आसानी से, है ना। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ CCC। अब एंटर प्रेस करेंगे तो हम अगले वाले कॉलम में आ चुके हैं, बट ऐसा नहीं करना, हम इसी कॉलम में, अगले वाले हम सेल में आ गए और हम इसी सेल में लिखना चाह रहे हैं इसके नीचे। तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल दबा लेंगे और एंटर मारेंगे कंट्रोल के साथ। अब यहाँ लिख सकते हैं BCC। अब देखो इसी वाले सेल में लिखा, आपने एक और नई लाइन लेना चाहते हैं तो कंट्रोल एंटर कर दो और आप फिर यहाँ लिख सकते हैं, एक न्यू लाइन में आ जाए। देखो, तो एक ही सेल में हम लिख सकते हैं। न्यू लाइन में हम कैसे आए हैं, हमने कंट्रोल के साथ में एंटर का यूज किया है। तो कंट्रोल एंटर दबाओगे तो न्यू लाइन में आप आ जाओगे। तो सही जवाब कंट्रोल एंटर हो गया, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा चुका है एग्जाम में कई बार। आप जब राइटर में किसी भी वर्ड को हाईलाइट करते हो तो किस कलर में वो हाईलाइट होगा बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कलर कैसा होगा, येलो कलर होगा। डिफ़ॉल्ट कलर येलो होगा बाय डिफ़ॉल्ट।
प्रोसेसर यूज करते समय डेटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं? प्रोसेसर यूज करते समय डेटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं? इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारा प्रोसेसर अपना काम कर रहा होता है, किसी डेटा की प्रोसेसिंग कर रहा होता है, ऐसे में जो डेटा होता है वो कहाँ पे होता है? तो ऐसे में जो डेटा होता है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में होता है। मेन मेमोरी का मतलब डेटा आपका रैम के अंदर होगा, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में होगा। तो जब हम किसी भी फाइल को ओपन कराते हैं, किसी भी फाइल पे हम काम करते हैं, तो वो फाइल ऑटोमेटिकली रैम के अंदर ही ओपन होती है, तभी उसको कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, अदरवाइज प्रोसेस नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? बताइए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे हम कब मनाते हैं, कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, अनिश्चित वित्तीय संकट से बचने हेतु तो आवश्यक है। बड़ा ही लॉजिकल सवाल है और सभी जवाब दे सकते हैं, सोच समझ कर, बिना पढ़े हुए भी आंसर दे सकते हैं। अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा इस सवाल को तभी बता सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका आंसर आप सब अपने विवेक से ऐसे बता सकते हैं। कह रहे अनिश्चित वित्तीय संकट से बचना है। कोई वित्तीय संकट आ गया, कोई ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया जिससे हमें बचना है, ताकि वो प्रॉब्लम हमें ना फेस करना पड़े। तो हम क्या करेंगे भाई, हमको बचत करना पड़ेगा। तो हमेशा हम जो कमाते हैं, जो इनकम करते हैं, उसमें हमें बचत भी करनी चाहिए, हमें सेविंग भी करनी चाहिए। क्यों सेविंग किस लिए करते हैं? कि अचानक से अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो हमने सेविंग की है उससे हमारा काम चलेगा। अचानक से आपकी इनकम बंद हो जाती है, आपकी जॉब चली जाती है, आपका बिजनेस बंद हो जाता है, तो जो आपने सेविंग की होगी उससे आपका काम चलेगा और तब तक आप अपनी व्यवस्था कर लेंगे। बट अगर आपके पास सेविंग है ही नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे अनिश्चित वित्तीय संकट से बचने हेतु हमें बचत करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इजीली आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न का जवाब करिएगा। इसमें आपको बताना है इसमें क्या होगा सही जवाब। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? बात पूछी गई है लिब्रे ऑफिस राइटर से। तो राइटर में अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? राइटर एक वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और इसमें अधिकतम जूम किया जा सकता है कितना? 600%। अब जरा सोचो, यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं, 600% का यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, जबकि आपको पता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कैल्क पूछा है आपसे, राइटर नहीं पूछा है, हमने राइटर पढ़ लिया। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क यहाँ पूछा गया है ना। चलिए मैं इसको दोबारा से आपको समझा देता हूँ, ये सब कट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है, मैक्सिमम जूम कितना होता है? तो कैल्क में अधिकतम जूम हम कर सकते हैं 400%। कितना होता है? 400%। ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन ध्यान रखना है, ये सवाल ऐसे भी कई बार पूछता है एग्जाम में। कई बार बच्चों ने हमारे पास भेजा है कि सर वहाँ पर ये ऑप्शन था ही नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, चलो राइटर का ही हम लिख देते हैं कि भाई राइटर में ही पूछा आपसे, तो कहें कि भाई लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है, और आपको पता है अधिकतम 600 होता है, ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा नंबर दिया हो उसको कर देना, फिर वही सही निकल जाएगा आपका, ठीक है। या फिर क्या करना, नन ऑफ दीज दिया है तो मत कर देना। नन ऑफ दीज दिया है तो एग्जामिनर ने ये सोचकर ही सवाल रखा है कि इसका सही जवाब नन ऑफ दीज होगा, बट अगर ऐसा नहीं है तो आप उस पर जा सकते हैं। तो ये 500% किसका होगा? जब कभी राइटर दिया जाए। वैसे तो राइटर में 600 होता है, लेकिन अगर 600 का ऑप्शन नहीं है तो जो मैक्सिमम होगा उस पर आप जा सकते हैं। बट अगर 600 से मैक्सिमम होगा तो उस पर मत चले जाना। जैसे पता लगा 700 दिया गया है तो ऐसे थोड़ी उस पर चले जाओ, आप 600 से थोड़ा नीचे ही रहो, समझ रहे हो? क्योंकि उतना फिर 700 तो हो नहीं सकता है, बट 600 अगर है तो 500 तो हो ही सकता है, 500 तक तो हम जूम कर ही सकते हैं। तो ऐसे भी कई बार अटपटे सवाल आते हैं एग्जाम में आपके। फिलहाल यहाँ पे सही जवाब क्या है? 400 है। आपके कैल्क में 400 होता है और मिनिमम कितना होता है? 20% होता है। अगला सवाल देखो, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट कैसा है? तो मल्टीटास्किंग भी है और मल्टी यूजर भी है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका लिनक्स। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? कैसा प्रोग्राम है, कैसा सॉफ्टवेयर है? तो इम्प्रेस जो होता है वो प्रेजेंटेशन
सॉफ्टवेयर है। जैसे पावर पॉइंट होता है वैसे ही हमारा इम्प्रेस भी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं? अगर आप राइटर में कोई फाइल बनाते हैं तो उसको आप किस नाम से जानोगे? वो वर्कबुक कहलाएगा, डॉक्यूमेंट कहलाएगा, प्रेजेंटेशन कहलाएगा, या इसमें से कोई नहीं? तो राइटर में कोई फाइल बनाई गई है वो आपका एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। विट का पूरा नाम क्या होता है? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है सो प्लीज़ आप सब क्लास को एक बार शेयर अवश्य करें। तो सभी को शेयर कर देना है, क्लास को लाइक कर देना है जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, और जो नए साथी हैं आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी क्लास के आप सबको मिलते रहें। विट का मतलब होता है एक बाइनरी डिजिट, ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा, बाइनरी डिजिट। निम्न में से भारत में सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? SBI है, BOB है, PNB है और ICICI बैंक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है? भारत में सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? क्या होगा इसमें राइट आंसर? सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, SBI। इसको बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI का मतलब क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक जब भी पूछेगा तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही बताना है अभी प्रेजेंट टाइम में। निम्न में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम टाइम लगता है? सवाल काफ़ी पॉपुलर है आपके SSS एग्जाम का, अक्सर पूछता है एग्जाम में। तो सही जवाब निकलेगा कौन सा? कैसे मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है आपके प्रोसेसर को। तो कैसे मेमोरी एक फास्ट मेमोरी होती है, और जब भी हम किसी भी डेटा पर काम करते हैं तो जो डेटा हमारा हार्ड डिस्क से ओपन होकर रैम से गुजरता है, कैश मेमोरी से होते हुए प्रोसेसर के पास पहुंचता है, तो कैश मेमोरी के पास क्या होती है? कॉपी जो है होल्ड हो जाती है, उस डेटा की कॉपी कैश अपने पास रख लेता है। तो फ्यूचर में जब कभी भी प्रोसेसर को उस डेटा की आवश्यकता होती है, जब उस पर आप काम करते हैं, तो वो डेटा को कैश मेमोरी से ही उठा लेता है, इसलिए हम फाइल को जल्दी एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेमोरी फास्ट मेमोरी होती है। UPI पिन कितने डिजिट का होता है? अगर हम UPI पिन की बात करें तो इस पिन में कितने डिजिट होते हैं? UPI पिन में कितने डिजिट होते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 4 से 6 डिजिट होते हैं। UPI पिन 4 से 6 अंकों का हो सकता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है, तो सभी को याद रखना है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कहता है डिलीट की कर्सर के किस तरफ के कैरेक्टर को मिटाती है? आप जब डिलीट की से मिटाते हैं, एक तो हम जैसे कुछ लिखते हैं और गलत हो गया तो बैक स्पेस दबा लेते हैं, तो बैक स्पेस दबाओगे तो लेफ्ट साइड का डिलीट करेगा, लेकिन अगर आप डिलीट बटन दबाओगे तो राइट साइड, कर्सर के राइट साइड का डिलीट करेगा, डिलीट वाला कुंजी। ठीक है, और बैक स्पेस से लेफ्ट वाला हम डिलीट कर सकते हैं। इम्प्रेस में स्लाइड को हम कैसे शो कर सकते हैं? स्लाइड शो करना है ना, तो इम्प्रेस में अगर हमें स्लाइड शो करना है तो हम F5 की दबा सकते हैं। आप स्लाइड मेनू पर जा सकते हैं और वहाँ पर स्लाइड शो का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से कर सकते हैं। F5 भी दबा सकते हैं। और करंट स्लाइड शो करना है तो शिफ्ट F5 दबा सकते हैं, शिफ्ट F5 फिर हो जाएगा। किसके लिए? करंट स्लाइड शो, मीन जिस स्लाइड पर हैं वहीं से शो कराना चाहते हैं तो शिफ्ट F5 हो जाएगा। जीमेल के ट्रैश फोल्डर में मेल कितने दिनों तक स्टोर रहता है? जीमेल के ट्रैश फोल्डर में मेल कब तक स्टोर रहेगा? और ये ट्रैश फोल्डर होता क्या है? तो जब आप किसी भी मेल को डिलीट करते हैं तो एक फोल्डर होता है ट्रैश, ये ट्रैश फोल्डर में सभी डिलीटेड मेल ही रहते हैं। तो इस ट्रैश फोल्डर में जब आपका मेल आएगा वो मैक्सिमम 30 डेज तक रहेगा, उसके बाद में अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। तो 30 दिनों तक वो ट्रैश फोल्डर में स्टोर होता है। 25 कहता है ULSI का उपयोग किस जनरेशन में किया गया था? देखो, अलग अलग जनरेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। जैसे अगर आपसे कभी पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया। सेकेंड में आप बोलोगे सर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। थर्ड में IC का इस्तेमाल किया गया। फोर्थ में VLSI का इस्तेमाल किया गया और फिफ्थ में ULSI का इस्तेमाल किया गया। तो ULSI कौन सी जनरेशन में आई? 5th जनरेशन में आई। इसका मतलब क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
VLSI का मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। IC का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आपको याद रखना है। और 5th जनरेशन में AI का भी इस्तेमाल किया गया। AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूछ सकते हैं AI को किसने बनाया? तो जॉन एम कार्थी को AI के द्वारा, जॉन एम कार्थी ने AI को डेवलप किया है। AI मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज है। इस भाषा को जॉन एम कार्थी ने डेवलप किया है। ये भी आपको याद रखना है। लिब्रे ऑफिस में कितने डिफ़ॉल्ट हेडिंग होते हैं? आप कितने टाइप के हेडिंग लगा सकते हैं? जैसे हेडिंग 1, 2, 3 ऐसे कितने लगा सकते हैं? तो 4, जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें हेडिंग 4 अप्लाई कर सकते हैं। हेडिंग 1 अप्लाई करने के लिए कंट्रोल 1 दबाना पड़ेगा, 2 अप्लाई करने के लिए कंट्रोल 2, 3 के लिए कंट्रोल 3, 4 के लिए कंट्रोल 4। तो कंट्रोल 4 से हेडिंग 4, कंट्रोल 3 से हेडिंग 3, कंट्रोल 2 से हेडिंग 2 एंड कंट्रोल 1 से हेडिंग 1। और सभी हेडिंग कैसी होती हैं? बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होती हैं। और अगर आप 4 हेडिंग लगाते हैं तो ये इटैलिक भी होता है ना? इटैलिक भी हो जाएगा। चलिए, गूगल की स्थापना कब हुई? 27 में बताइए। गूगल एक सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। इसकी स्थापना कब हुई? 1989 में हुई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 28 कहता है लंबी दूरी के संचार के लिए उपग्रह का इस्तेमाल होता है, सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है। भाई, लंबी दूरी के संचार के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है दूरसंचार के लिए। ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास में 28 प्रश्नों को ही शामिल किया गया था। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और आप सभी जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी को क्लास लाइक करके जाना है, शेयर करके जाना है। बाकी आप सभी के लिए रक्षाबंधन पर एक महा डिस्काउंट ऑफर आ चुका है। आप समय रहते इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। बैच का प्राइस 349 रुपये कर दिया गया है और इस पर भी हमारी तरफ से एक और स्पेशल डिस्काउंट ऑफर, यानी हम अगर यूज कर लेते हैं कूपन कोड तो 349 से भी कम में हमें ये बैच मिल सकता है। तो हैप्पी राखी आपको लिखना है। हैप्पी राखी जैसे ही लिखेंगे, कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो ये बैच में जो 349 का प्राइस होगा इस पर भी 10% लेस हो जाएगा। लेकिन ये ऑफ़र बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, सो समय रहते आप इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं और CCC अक्टूबर और सितंबर बैच में आ सकते हैं। ये बैच एक कंप्लीट कोर्स है। इसके अंदर हम CCC का फुल कोर्स आपको कराते हैं। अगर आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो अक्टूबर बैच ज्वाइन करेंगे, और अगर आपका एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है तो आप 4-5 दिन का वेट कर लो। 1 सितंबर को आप सभी के लिए बैच लॉन्च करेंगे, वहाँ पर आप नवंबर बैच के लिए आ सकते हैं। मीन अगर आपने अपना फॉर्म अगस्त में नहीं आप भरना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपना फॉर्म सितंबर में भर सकते हैं। और जो बच्चा सितंबर में फॉर्म भरेगा उसका एग्ज़ाम कब होगा? नवंबर में होगा। तो आप सितंबर में फॉर्म भर दीजिएगा और 1 तारीख को बैच आएगा, उसमें आप फटाफट से अपने आप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर एडमिशन आप ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि प्रॉपर आप क्लास को कर पाएँ। चलिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।